जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को एग्रीमेंट बतलाया गया था, एग्रीमेंट का फीचर बतलाया गया था। आज हम बतलाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। फिर से बतलाते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। अगर आप दो आदमी है, अगर है एक आदमी दूसरे आदमी के पास कोई प्रपोजल रखता है और दूसरा आदमी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम लोग एग्रीमेंट कहेंगे, हिंदी में ठहराव कहेंगे। तो ठहराव मेनली 3 टाइप्स ठहराव होता है, 3 तरह का ठहराव होता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है परिवर्तनीयता के आधार पर। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको कानून द्वारा लागू कराया जा सके, वो इनफोर्सिबिलिटी होती है। वो होता है आपका परिवर्तनीयता के आधार पर। सबसे पहले एग्रीमेंट इस परिवर्तनीयता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट, ठहराव अनुबंध के रूप में। ठहराव अनुबंध के रूप में क्या होता है? वह एग्रीमेंट विच एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो ठहराव राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी वैधानिकता जिसमें लागू होती है, कानूनी रूप से वह संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठहराव अनुबंध के रूप में। दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट को वैध ठहराव कहते हैं। विच एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट। वैसा ठहराव जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो, वह ठहराव जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो, वह व्यर्थ ठहराव कहलाता है, वाइड एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कुछ ऐसे जैसे है फैमिली एग्रीमेंट, जैसे हम बताए थे मिस्टर बेलफोर वर्सेस मिसेस बेलफोर का केस बतलाए थे, वो फैमिली एग्रीमेंट है, वो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है। जैसे हम अपनी वाइफ के लिए बोलते हैं तुम्हारे लिए हम आसमान से तारा तोड़ के ले आ देंगे, तो आसमान से तारा तोड़ के नहीं ला पाएंगे, असंभव कार्य है, इम्पॉसिबल वर्क है। तो अगर इम्पॉसिबल वर्क के लिए अगर कोई हम एग्रीमेंट करते हैं तो इसको वाइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। ये इनफोर्सेबल ऑफ लॉ कभी नहीं हो सकता, इसे कानूनी रूप कभी नहीं प्रदान की जा सकती है। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, इसका मतलब होता है वैधानिकता के आधार पर। 2 तरह का, इसमें भी 2 तरह का एग्रीमेंट होता है। एक लीगल एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट जिसको वैधानिक ठहराव कहते हैं। वैसा ठहराव जो कानूनी रूप से सही माना जाता है, उसे हम लीगल एग्रीमेंट कहते हैं। विच एग्रीमेंट इज लॉफुल इज कॉल्ड लीगल एग्रीमेंट। अगर कोई ठहराव वैध है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीगल एग्रीमेंट। जैसे मान लिया जाए कि आपको मान लिया जाए हम बुक बेचने का ठहराव करते हैं कि ये बुक आपको हम बेचेंगे, तो बुक बेचना लीगल है। लेकिन अगर आपको हम बोलते हैं कि आपको हम बम और बारूद बेचेंगे, तो ये इलीगल है। तो 2 तरह का ठहराव होता है, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। एक होता है वैधानिक ठहराव, एक होता है अवैध ठहराव। वैसा ठहराव जिसे कानून सही मानता है वो होता है वैधानिक ठहराव। वह ठहराव जिसको कानून अपराध मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवैध ठहराव कहते हैं, इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन। निर्माण विधि के आधार पर, निर्माण विधि के आधार पर। एक होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, स्पष्ट ठहराव। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? स्पष्ट ठहराव क्या होता है कि हम आपके सामने रिटेन या ओरल आपके सामने कोई प्रपोजल रखते हैं और उस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट, स्पष्ट ठहराव, मतलब लिखा पढ़ी के साथ सब कुछ हुआ है, यह स्पष्ट ठहराव है, इसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोला जाता है। वह एग्रीमेंट जो ओरल या लिखित या मौखिक किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है कोई प्रस्ताव, और दूसरा आदमी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहते हैं, स्पष्ट ठहराव कहते हैं। और वह ठहराव इम्प्लीट एग्रीमेंट, गर्भित ठहराव, इम्प्लीट एग्रीमेंट, इसको हिंदी में गर्भित ठहराव कहते हैं। इम्प्लीट एग्रीमेंट क्या होता है ना, कि ये अपने आप हो जाता है, अपने आप इसमें कॉन्सेंट, स्वीकृति मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन का टिकट कटवाए, यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको रांची से दिल्ली जाना है, तो आप एक रेलवे का टिकट खरीद लिए, तो रेलवे का टिकट खरीद लेने से ही आप उसके साथ ठहराव कर लिए। अब आपको रेलवे आपको यहाँ से दिल्ली सुरक्षित ले जाएगा उस टिकट के माध्यम से, तो केवल वो टिकट को खरीद लेने से आप रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो अपने आप जो एग्रीमेंट हो जाता है उसको इम्प्लीट एग्रीमेंट कहते हैं, उसको गर्भित ठहराव कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़े काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट को बांटा गया 3 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन। और ये 4 टाइप में भी 2-2 टाइप सब में है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सबिलिटी एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठहराव अनुबंध के रूप में, जो इनफोर्सेबल ऑफ, जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ होता है वो होता है, वह एग्रीमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं होता है, जो कानूनी रूप से मान्यता जिसको नहीं मिलती है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, व्यर्थ ठहराव होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, वैधानिकता के आधार पर जो कानून के नज़र में सही है ठहराव, वो होता है लीगल एग्रीमेंट। जो कानून के नज़र में अपराध है ठहराव, वो होता है इलीगल एग्रीमेंट, अवैध ठहराव। अब बता, ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण विधि के आधार पर, निर्माण विधि के आधार पर भी 2 तरह का एग्रीमेंट होता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, स्पष्ट ठहराव, जब हम किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं, दूसरा आदमी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये प्रपोजल रिटेन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। तो रिटेन या ओरल किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं और दूसरा आदमी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, देन ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। और जो एग्रीमेंट का एक्सेप्टेंस अपने आप मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीट एग्रीमेंट, गर्भित एग्रीमेंट, ठहराव, गर्भित ठहराव। जैसे रेलवे का हम टिकट खरीद लिए, बस का टिकट खरीद लिए, एरोप्लेन का टिकट, सिनेमा हॉल का टिकट खरीद लिए। सिनेमा हॉल का टिकट खरीद लिए, इसका मतलब सिनेमा हम जब जाके वहां पे देख सकते हैं, सिनेमा हॉल के मालिक के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया, डायरेक्ट नहीं हुआ लेकिन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्लीट एग्रीमेंट, गर्भित ठहराव। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, और तीनों में 2-2 प्रकार होता है। तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट पढ़ें, कल फिर नेक्स्ट डे नया चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।